यंग लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है। सो इंडिया में कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती थी। सबसे कॉमनली स्क्वाटिंग करना, जो हम इंडियन टॉयलेट्स की बात करते थे, पालती मार के बैठना, क्रॉस लेग सिटिंग हम जिसको बोलते हैं। एंड ये आई थिंक कहीं ना कहीं एक्टिविटी टाइम के साथ हमारी बंद हो गई। बहुत हमने सुना है कि चिकनाहट के लिए, जोड़ों के लिए बोलते थे कि घी खाओ, उसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। अगर स्लिप डिस्क है तो क्या मैं जिम कर सकता हूँ? यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। जब जॉइंट पेन हो तो आइस लगाएं या फिर गर्माहट दें उसको? एनी एक्यूट स्टेज, यानी कि कोई भी चोट लगी आपको या घुटना सूजा पड़ा है, स्वेलिंग है, सो हमें वहाँ पे ब्लड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने उस टाइम पे हीट थेरेपी करी तो आई थिंक वो ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ाएगी, सूजन ज़्यादा बढ़ेगी। आप पूरे दिन डेस्क जॉब पे झुक के काम करते रहते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन में गर्दन नीचे करके कुछ ना कुछ स्वाइप करते रहते हैं। उसके बाद अगर रात को घर पे जाके आपको कमर में, गर्दन में सूजन या दर्द महसूस हो, या अगले दिन सुबह उठ के आपको लगे कि नेक आज स्टिफ हो रही है, तो समझ जाइए ये सिंपल थकान नहीं है, ये आपकी बैक, नेक, शोल्डर, स्पाइन कुछ जो है अटेंशन मांग रही है। वेलकम टू द एक्सपर्ट डोज। आई एम डॉक्टर राजीव। आज हम बात करेंगे अपने इस एपिसोड में नेक, शोल्डर और बैक रिलेटेड इश्यूज़ की, कि आपका जो झुक के काम करने का लाइफस्टाइल जो अब बन गया है डेस्क जॉब की वजह से, वो कैसे एक छोटा सा सिंपल सर्वाइकल पेन से बहुत ही विकराल स्लिप डिस्क के रूप में आपको परेशान कर सकता है। और इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या ट्रेंड्स हैं, कैसे हम उनसे बच सकते हैं, कैसे थोड़ा सा लाइफस्टाइल में बदलाव करके हम अपने दर्दों को और जो बड़ी परेशानियों हैं उनसे बच सकते हैं। इसके लिए आज है हमारे साथ डॉक्टर अंकुर सिंह, who is a senior consultant HOD of orthopedics at Sarvodaya Hospital, Greater Noida West. Doctor, welcome to our show. थैंक यू सो मच डॉक्टर राजीव। मेरा पहला एक थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग सवाल है या थॉट है कि पहले 60 साल के ऊपर जैसे जो लोग होते थे, उनको होता था कि दर्द हो रहा है घुटनों में, जोड़ों में और बैक में। अब जो 30 साल प्लस के भी जो लोग हैं, बल्कि इवन यंगर जनरेशन, उनको भी काफ़ी सारे दर्द होने लगे हैं। ये ट्रेंड खाली इंडिया में ही है, बाहर भी है? आप इसको अपने क्लिनिक में कैसे देख रहे हैं? सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर राजीव, बिकॉज आजकल जो मेरी ओपीडी रहती है आउट पेशेंट्स की, ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द पेशेंट्स जिस एज ग्रुप में मैं देखता हूँ, सो दैट इज़ समवेयर इन द 30 to 50 ईयर्स के बीच में। And this is actually surprising for all of us, for the doctors specifically. And yes, ये ट्रेंड बिल्कुल आ चुका है। सो जो आर्थराइटिस, जो जॉइंट्स रिलेटेड दिक्कतें या जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हम पहले लोगों से एक्सपेक्ट करते थे कि बियॉन्ड 60 ईयर्स जो हम कहते हैं कि लोग बूढ़े हो गए हैं, है ना, लेकिन आजकल वही चीज़ यंग जनरेशन के अंदर बहुत कॉमनली आ रही है। एंड आई थिंक इसका कहीं ना कहीं कसूर हम खुद ही हैं, हमारी लाइफस्टाइल है, एंड जो हमने लास्ट मे बी समवेयर अराउंड 20 साल के अंदर इख्तियार किया है पोस्ट द IT रेवोल्यूशन हमारी कंट्री के अंदर। एंड आई हैव बीन टू अब्रॉड कंट्रीज, आई हैव स्टडीड देयर ऑल्सो। एंड ये ट्रेंड, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आई थिंक इट इज़ मोर कॉमनली सीन हमारी इस कंट्री के अंदर, बिकॉज वेस्टर्न पॉपुलेशन स्टिल दे आर वेरी एक्टिव, लाइफस्टाइल अभी भी वो काफ़ी हद तक अच्छी रखते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री के अंदर जो हमारा डेस्क जॉब हो चुका है, स्पेसिफिकली लॉन्ग ऑफिस आवर्स, मे बी दिन के 9 से 10 घंटे हम लोग डेस्क के सामने बैठे हैं। सेडेंट्री पोजीशन हम जिसको बोलते हैं कि हमारा हिलना डुलना काफ़ी हद तक कम हो चुका है। ओबेसिटी यानी कि वज़न बहुत ज़्यादा लोगों ने, अगर आप देखेंगे कि लास्ट 10 to 15 ईयर्स ओबेसिटी हैज़ इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली, बहुत तेज़ी से। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये सारे के सारे फैक्टर्स कॉम्बिनेशन में अगर हम देखेंगे, सो दे ऐड एज टू एडवर्स इफेक्ट पे। एक तो पहली चीज़ हमारी जॉइंट की हेल्थ को ख़राब करना, सेकेंडली बहुत ही ख़राब पोस्चर, जो कि हम लॉन्ग टाइम के लिए जब बैठते हैं, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम बिल्कुल इरेक्ट होकर के 9 से 10 घंटे बैठ पाएँ।
सो कहीं ना कहीं वो झुका हुआ पोस्चर हमारी गर्दन के लिए, हमारे लोअर बैक यानी कि कमर के निचले हिस्से के लिए, एंड इनफैक्ट हमारे पेल्विस एरिया के लिए। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ निकल करके आई थिंक दे हैव बिकमिंग एपिडेमिक हमारी कंट्री के अंदर, एंड दैट्स वाई इसका नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। बिल्कुल। और जैसे पहले 60 साल प्लस के या हमारे मम्मी पापा भी बोलते हैं कि भाई घुटनों में दर्द हो रहा है, बट अब हम अपने जवान लोग बोलने लगे हैं कि हमारी कमर टूटने लगी है। ये बहुत ही भयानक ट्रेंड है, और आई थिंक अगर अभी से हो रहा है ऐसे, तो 60 साल के बाद तो हमारी हड्डियों को और जॉइंट्स को कितना भार झेलना पड़ेगा हमें, ये बहुत मुश्किल है। इसके साथ हम अपने पहले सेक्शन में जाते हैं, और उसको ना हम थोड़ा डेस्क जॉब और उससे रिलेटेड इश्यूज़ वाई दे आर हैपनिंग उन पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने थोड़ा सा बताया कि हमारा लाइफस्टाइल का जो बदलाव हो रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है, और सारा जो इकोसिस्टम इवॉल्व हो रहा है, जैसे आई थिंक सभी कुछ उसमें योगदान दे रहा है कि हम घर बैठ के फटाफट ऑनलाइन खाना मंगा रहे हैं, फटाफट हम कोई भी ग्रोसरी का सामान भी फटाफट मंगा रहे हैं, और बहुत कुछ जितनी भी हमारी मोबिलिटी थी बंद हो गई है। विज़ आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि बाहर के देशों में वहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा है। इवन रेगुलरली नीदरलैंड्स में काफ़ी बाइसिकल्स लोग यूज़ करते हैं काम पे जाने के लिए। हमारे यहाँ थोड़ा सा इंफ्रा अभी उस लेवल पे नहीं है कि हम साइकिल चलाएं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक जोन भी नहीं है साइकिल चलाने के लिए। तो वो सब आई थिंक ओवरऑल कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल के लिए। हाउ डेंजरस इज़ दिस ट्रेंड? ये जो लाइफस्टाइल का जो ट्रेंड है, ये हमारे लिए कितना डेंजरस है हमारी पॉपुलेशन के लिए? सो आई थिंक कमिंग टू द पॉइंट नंबर 1 रिगार्डिंग जो हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं। सो एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जब हम इरेक्ट पोस्चर भगवान ने हमको दिया था, सो दैट वाज गेन्ड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ इवोल्यूशन, है ना। सो दैट्स वाई जब अगर हम एनिमल से या जानवरों से अपने आप को कंपेयर करें, तो हमारी जो एंटी ग्रेविटी मसल्स थी बहुत मुश्किल से बनी, एंड उस पोजीशन को हम इख्तियार करते करते इतने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली ये सिटिंग जॉब की वजह से उन्हीं मसल्स को हम वापस कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि जब हम काफ़ी टाइम के लिए डेस्कटॉप के सामने बैठते हैं, हमारी नेक बेंड पोजीशन पे रहती है, लोअर बैक हमारी बेंड पोजीशन पे रहती है, तो उसका कहीं ना कहीं असर हमारे मसल्स के ऊपर पड़ने लग जाता है। दे स्टार्ट टू गेट मोर वीकर। सेकेंडली, जो हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच में कुशन रहता है, जिसको हम डिस्क बोलते हैं, सो कुशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कमज़ोर होती जाती है, एंड दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट कि लोगों के अंदर स्पॉन्डाइलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ये बहुत सारी इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, बट इसका मतलब यही है कि आपको नॉर्मल दिनचर्या ख़त्म करने के बाद में स्ट्रेन्स एक आने लग जाते हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू द बेड, जब आप सोने के लिए जाते हैं, आपको हर शरीर के अंग में दर्द करने लग जाता है। यू डोंट फील फ्रेश बेसिकली जब आप सुबह उठते हैं। तो काफ़ी टाइम लोग इस समस्या को सोचते हैं कि इट इज़ जस्ट आई थिंक मेरा बहुत हैक्टिक डे था, दैट इज़ द रीज़न। बट काफ़ी टाइम के लिए जब ये महीनों खिंचता है, देन पीपल एक्चुअली कम टू अस कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम व्हाट वी आर फेसिंग। सो स्पॉन्डाइलोसिस हैज़ टू बी टेकन वेरी सीरियसली। ये जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, हमारी जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, इसका कहीं ना कहीं डिजास्टरस इफेक्ट हमारी स्पाइन पे भी, हमारे जोड़ों पे एंड हमारी मसल्स पे पड़ रहा है, एंड उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आई एम सीइंग इट इन द ओपीडी, एंड आई थिंक मैक्सिमम ऑर्थोपेडिक सर्जन इस बात को एग्री करेंगे कि आजकल जो आर्थराइटिस से रिलेटेड पेशेंट्स उनकी ओपीडी में आने लग गए हैं। सो आई थिंक इट इज़ इन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 50, 40 से 50 साल के बीच में। यू डोंट एक्सपेक्ट कि मरीजों के घुटने घिस रहे हैं, लोगों को सीढ़ी चढ़ना उतरने में दिक्कतें होने लग गई हैं, जोड़ों से आवाज़ें आने लग गई हैं, नीचे बैठ के लोगों से उठा नहीं जा रहा। हम जैसे पूजा के लिए हम लोग बैठते थे, काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स ये होने लगे कि पहले मैं आराम से बैठ जाता था, आज किसी दिन हमने हवन कराया तो मैं उठ ही नहीं पाया, है ना। सो दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट अ कॉमन प्रॉब्लम्स व्हाट पीपल आर कमिंग विद, एंड आई थिंक येस, अगर हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो मल्टीपल जगहों पे इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ रहा है। जैसा मैंने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द मसल हेल्थ, सो रिकरेंट मसल्स की वीकनेस में जाना एंड इसीलिए बार बार स्ट्रेन हो जाना, एंड काफ़ी बार लोग डिस्कस करते हैं हमसे दैट व्हेन दे गेट अ नॉर्मल मसाज डन, देन उन सब जगहों के ऊपर गांठें पड़ने लग गई हैं, जिसको मेडिकल टर्म्स में ट्रिगर पॉइंट्स भी बोलते हैं। सो दैट इज़ प्रीटी कॉमन इन द अपर बैक एरिया। सो यस, इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स काफ़ी ख़राब है। तो आई थिंक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया था एवोल्यूशन का। बड़ी मुश्किल से हम अपने पूर्वज बंदर और चिंपांजियों के बाद
नीचे बैठ के झुकने से इरेक्ट हुए थे, बट हम वापस मेरे को लग रहा है वैसी झुकने वाले पोजीशन में करेक्ट उल्टा एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, एंड दैट्स वाई इट इज़ टू क्विक एंड सडन अ चेंज कि हमारे को जो बैक की इश्यूज़ हैं वो काफ़ी बढ़ के सामने आ रही हैं. एक जो सर्वे है उसके मुताबिक अराउंड 1.71 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड एक्चुअली सफ़र फ्रॉम मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़. तो जैसे आप बोल रहे हैं उसके मुताबिक इंडिया में मेरे को लग रहा है ये और ज़्यादा ही नंबर होगा परसेंटेज वाइज, कि हो सकता है परसेंटेज अगर 1.78 बिलियन ग्लोबल जो सिटीजन्स हैं उसमें है, तो हो सकता है हमारे में वो इससे भी ज़्यादा परसेंटेज वाइज होगा, नहीं? यस डेफिनेटली बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन एंड सेकेंडली जो बहुत एक्सपोनेंशियल रेट से जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ग्रो कर रहे हैं, इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, बट अगर हम रेस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको हम बहुत कॉमन अक्षरों में या भाषा में बोलते हैं, जिसके अंदर डायबिटीज़, शुगर की जो समस्या है, बीपी की जो समस्या है, थायराइड की समस्या है, एंड अगर हम फीमेल्स में बात करें तो हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज उनको कितने ज़्यादा होने लगे हैं. सो दिस ट्रेंड हैज़ डेफिनेटली चेंज इन द लास्ट 25 ईयर्स एंड ये काफ़ी इंक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर जा रहा है हमारी कंट्री के अंदर. और लॉकडाउन के बाद ये कहना सही होगा कि ये और प्रॉब्लम्स का जो स्तर है वो थोड़ा और बढ़ गया है? येस डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी बार आई थिंक आई हैव सीन दिस ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ नेक पेन एंड द शोल्डर पेन इन द आउट पेशेंट बेसिस, जो पोस्ट कोविड एरा के अंदर लोग बागों के अंदर. आई थिंक इसका कहीं ना कहीं रीज़न हमारा वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी है, बिकॉज पहले जब इंसान ऑफिस के लिए निकलता था तो उसकी कोई ना कोई दिनचर्या के अंदर वॉकिंग होती थी, ऑफिस के अंदर भी वो 10 कलीग से मिलता था, लंच करने जाता था, मूवमेंट होती रहती थी. बट आई थिंक होम के अंदर अपना ऑफिस बनाने के बाद से तो आई थिंक हमने अपने कुशन से और काउच से ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया है, एंड उसी का कहीं ना कहीं नतीजा है कि वी आर सर्चिंग फॉर द कंफर्टेबल चेयर एट होम. बट हम इस चीज़ को भूल जा रहे हैं कि आई थिंक वो चेयर ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि हम चेयर से दूर ही नहीं हो पा रहे. अगर हम 9 से 10 घंटे एक जगह स्टैटिक पोजीशन पे अगर बैठ रहे हैं तो हम पूरी को पूरी शरीर को एक्स्ट्रा लोड कर रहे हैं, चाहे वो मसल्स हो, चाहे वो आपके जॉइंट्स हो, एंड इनफैक्ट अगर हम मेंटल स्ट्रेस की भी बात करें तो वो भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है. तो कहीं ना कहीं रीज़न ये ट्रेंड मैंने ज़रूर देखा है कि पोस्ट कोविड एरा इट हैज़ डेफिनेटली इंक्रीज्ड. डेफिनेटली, एंड आई थिंक आपने एक और पॉइंट बड़ा अच्छा बोला अभी मेंटल हेल्थ का. तो जैसे हमारी मूवमेंट पे जो एंडोर्फिन्स निकलते हैं, हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, जनरली सोशलाइजेशन करके भी, बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एनिमल एट द एंड ऑफ द डे, अगर वो हमारा कम हो गया है तो इट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग आवर मेंटल हेल्थ. डेफिनेटली, क्योंकि आप अगर बाहर निकलते तो यू आर मीटिंग एटलीस्ट 10 न्यू पीपल, आप 10 चेहरे देखते हैं, यू हैव द फेशियल रिकॉग्निशन स्टिमुलस आपके आती है, एंड आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपके हार्मोनल चेंजेस को अफेक्ट कर रहा है. बिकॉज एक 4 दीवारी कमरे में बैठ कर अगर हम पूरी दिनचर्या निकाल रहे हैं, खाना भी वहीं खा रहे हैं, ऑफिस भी वहीं है, बॉस से शायद झगड़ा भी वहीं पे हो रहा है, तो आई थिंक इन सब का कहीं ना कहीं मेंटल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है. एंड ओवर अ लॉन्ग टर्म अगर हम बात करेंगे, इफ़ यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम द फिट लाइफ, तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस हमारे स्लीप साइकिल को हैम्पर करने लग जाता है. लोगों को नींद आने की समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है, डिप्रेशन के एपिसोड्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, एंड ये कहीं ना कहीं रिलेशन सभी चीज़ों का जब हम देखते हैं तो आई थिंक इट इज़ द वर्क लाइफ स्केड्यूल जो हमने बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस स्टेट के अंदर छोड़ दिया है. और इस केस में कुछ तो चलो मानते हैं कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो तो ऑफ कोर्स न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस से भी होते हैं, लेकिन जो मस्कुलर टेंशन या स्टिफनेस की वजह से कई बार आपको टेम्पोरल साइड पे काफ़ी दर्द होता है, या नेक स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, सर्वाइकल पेन जिसको बोलते हैं कई बार हो जाता है. ये भी बिकॉज आप तनाव में हैं तो मसल्स भी तनाव में रहती हैं और बढ़ जाता है, राइट? इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सर्वाइकल पेशेंट्स जो मैं देखता हूँ, एंड इनफैक्ट मैनी डॉक्टर्स विल एग्री टू दिस दैट दे हैव अ न्यूरोलॉजिकल कॉज. बिकॉज जब भी आप उनके हिस्ट्री टेकिंग पे आते हैं, इफ़ यू स्टार्ट फाइंडिंग द रियल कॉज, आइदर देर इज़ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस है, लोगों का वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा है, हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है, एंड उसके बाद ये एपिसोड्स बार बार ट्रिगर करते हैं. And many times the patients tends to get better once they start working out, going out, maintaining their healthy lifestyle and taking frequent breaks. लेकिन ये रिकरेंस बहुत कॉमन इन पेशेंट्स के अंदर रहती है, एंड इस रिकरेंस का आई थिंक कहीं ना कहीं जो ताल्लुक है वो हमारे स्लीप साइकिल से है. तो जैसे लोगों की स्लीप साइकिल हैम्पर होती है, दे स्टार्ट गेटिंग मोर स्ट्रेस्ड,
या घर के अंदर काम कुछ बहुत ज़्यादा था, बेटी की शादी थी, या जॉब चेंज हुआ है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक ये सब एपिसोड्स ट्रिगर होते हैं एंड इनका कहीं ना कहीं रीज़न एंड दे कम अप हमारे पास वो वापस आते हैं विद एन इंक्रीज प्रपोर्शन ऑफ द पेन। पहले उनको सिर्फ एक कंधे में समस्या थी या गर्दन के आसपास समस्या थी, लोगों को आजकल द एपिसोड्स ऑफ वर्टिगो यानी कि चक्कर आना, डिजीनेस रहना, सो दिस इज़ ऑल्सो बिकमिंग प्रिटी कॉमन एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट प्रेजेंटेशन जब पेशेंट्स हमारे पास में एक्चुअली दिखाने के लिए आते हैं कि अब चक्कर आना शुरू हो गया है, पेन तो मुझे बहुत पहले से चल रहा था, सो आई थिंक दिस इज़ द टाइम आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। तो yes, neurological phenomenon has definitely a role in the onset of such spine disorders. थोड़ा सा स्पाइन के ही रिलेटेड स्लिप डिस्क हमने थोड़ा सा इनिशियली बात किया था कि कैसे वो कुशन कम हो जाता है या बाहर निकल जाती है, हर्निएशन हो जाता है या प्रोट्रूजन, तो उससे स्लिप डिस्क बोलते हैं। थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे स्लिप डिस्क क्या होता है और कब आपका जो बैक पेन है वो स्लिप डिस्क में कितनी जल्दी, क्यों, किस वजह से तब्दील हो सकता है? सो स्लिप डिस्क एक आम भाषा के अंदर हम बोलते हैं इट्स बिकमिंग अ वेरी कॉमन टर्म। सो सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाना चाहूँ तो आपके जो रीढ़ की हड्डी के बीच की कुशन है विच इज़ टेकिंग ऑल द एब्जॉर्ब कर लिया आपके शॉक्स को, आपके वेट को, अगर बिकॉज ऑफ पुअर पोस्चर या कभी कभी हमने कोई भारी वज़न वाली चीज़ उठा ली, न्यू मदर्स में आजकल बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलता है बिकॉज दे हैव टू बेंड फॉरवर्ड्स, झुकने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहती है। सो ये सब करने की वजह से देयर इज़ अ स्टेज वाइज हमारी डिस्क रीढ़ की हड्डी के स्पेस से बाहर आने लग जाती है एंड पीछे की तरफ हमारी तारें या नर्व्स हम जिनको बोलते हैं जो हमारे पैरों के लिए सप्लाई कर रही होती हैं, सो इसके ऊपर इम्पिंजमेंट यानी कि दबाव आने लग जाता है। तो स्टार्टिंग फेज में जब सिर्फ डिस्क का सिर्फ कुछ पोर्शन आपका बाहर निकलता है या प्रोट्रूड करता है तो बहुत कॉमनली पेशेंट्स को सिर्फ कमर से रिलेटेड या गर्दन से रिलेटेड समस्या रहती है, एक्स एंड पेन्स आने लगते हैं, अकड़ाहट रहती है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस यानी कि जब आप सुबह उठ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आपको कमर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस है। यही स्टेज अगर हम ध्यान नहीं देते या इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं करते दैन धीरे धीरे वो दबाव नसों पे बढ़ने लग जाता है। और एक और बहुत कॉमन टर्म है, आई थिंक काफ़ी लोग जानते हैं, द टर्म कॉल्ड एज सियाटिका। तो सियाटिका का मतलब ये होता है कि जो नस आपकी पूरे पैरों को सप्लाई कर रही है उसी तार के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा दबाव आने लग जाए तो एक करंट जैसा या शॉक जैसा दर्द पूरे को पूरे पैर के अंदर आपका ट्रांसमिट होता है एंड उसके अंदर फिर लोगों को समस्या के अंदर बैठने में, उठने में, बिस्तर के अंदर करवट लेने में, तो ये सारी चीज़ों के अंदर फिर प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। ठीक है, और इसमें हमें कब डॉक्टर को देखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं लगता कि दर्द अब इतना है कि दवाइयों से जो सेल्फ मेडिकेट लोग करते रहते हैं उससे ठीक होगा कि अब हमारे को स्ट्रक्चरल सोल्यूशन चाहिए डॉक्टर के पास जाने का। सो अगर आपके एक्स एंड पेन्स आर बिकमिंग वेरी फ्रीक्वेंट, मॉर्निंग स्टिफनेस या अकड़ाहट आपको बहुत फ्रीक्वेंटली आने लग गई है, आप रोज़मर्रा के अगर काम कर रहे हैं, हल्का सा भी 2 घंटे बैठे, अगेन वंस यू स्टार्ट गेटिंग अप आपको पेन होने लग रहा है, रात की नींद आपके हैम्पर हो रही है, इन सब रीजंस का कॉमन सॉल्यूशन या कॉमन तरीके से जैसे हम होम केयर रेमेडी लेते हैं, सो आई थिंक उससे ऊपर उठ करके यू शुड कंसल्ट योर ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, जा कर के उनको ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो स्टेज जब हम सियाटिका तक पहुँचे या आपके पैरों तक भी दर्द जाने लग जाए, आपके पैरों के अंदर नमनेस या सुनपना जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर, सुनपना आने लग जाए, तो आई थिंक इट इज़ मच बेटर बिकॉज हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि दीज ऑल प्रॉब्लम्स आर वेरी वेल ट्रीटेबल। इनका बहुत अर्ली स्टेजेस में बहुत इजी सॉल्यूशन रहता है और टाइम से अगर हम अपने स्पेशलिस्ट से मिलते हैं तो आई थिंक इसको हम आगे प्रोग्रेस करने से रोक सकते हैं। तो अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ तो अगर आपको बैक एक्स यानी कि दर्द बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, मसल्स के अंदर अकड़ाहट या स्टिफनेस बहुत कॉमनली आ रही है, अपने करवट पोजीशन चेंज करने में रात के टाइम पे आपकी स्लीप हैम्पर हो जा रही है, यही सब करने में आपको दर्द महसूस हो रहा है, पहले आप शुरुआत के अंदर ऑफिस आवर्स में बैठते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आजकल आप वापस ड्राइव करके अपने घर तक पहुंच रहे हैं, सोरनेस या मसल एक्स बहुत ज़्यादा होने लग गए, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट नॉर्मल। एंड एज अ डॉक्टर फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जनरल ऑडियंस के लिए आप क्या क्या पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं? सो ऐसे कोई भी पेशेंट या मरीज़ मेरे पास में ये कंप्लेंट्स लेके आते हैं, सो सबसे पहला ज़रूरी है कि उनकी लाइफस्टाइल को देखें, व्हाट एक्चुअली हैज़ ट्रिगर्ड इट, शुरुआत इसकी कैसे हुई। सो काफ़ी बार 90% ऑफ द टाइम तो आजकल लॉन्ग आवर्स सिटिंग एक मेजर रीज़न है। सेकंड मेजर रीज़न इज़ लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग,
नोएडा से गुड़गांव या बेंगलोर के ट्रैफिक के अंदर फंसना। सो दिस कॉमन आप न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं, एक एक दो दो घंटा दिन के अंदर जाना ऑफिस के लिए, 2 घंटा वापस आना, ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स ड्राइविंग एक दिनचर्या में। 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर लोग ड्राइव कर रहे हैं, 4 व्हीलर्स भी 2 व्हीलर्स भी। तो यू कैन इमेजिन कि कितना स्ट्रेस आपकी मसल्स के ऊपर पड़ रहा है। तो ये जब प्रॉब्लम्स के साथ में पेशेंट विजिटर्स, तो हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हम उनको क्लिनिकली एग्जामिन प्रॉपरली करें, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट साइट ऑफ द पेन। क्योंकि क्लिनिकल एग्जामिनेशन से मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन डिलीनिएट कि प्रॉब्लम सिर्फ आपके लोकल स्पाइनल एरिया में है, या मांसपेशियों की दिक्कत ज़्यादा है, या आपका स्टेज आगे निकल चुका है, डैट इज सियाटिका कि जो टेस्ट हैं अगर वो भी पॉजिटिव आने लग जाए, सो समवेयर क्लिनिकली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर इट इज़ अर्ली स्टेज ऑफ डिस्क डिजनरेशन और इट इज़ ऑलरेडी रीच टू अ स्टेज ऑफ एडवांस स्टेज। जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे जब हम उनके देखते हैं, चाहे वो सुनपना हो, मसल्स के अंदर कमज़ोरी हो या नसों की पावर में कोई कमज़ोरी हो, तो उसके बाद भी एडवाइस कुछ जांचें, जिसके अंदर इनिशियली आई थिंक इज़ द रूटीन ब्लड टेस्ट विच आई ऑलवेज एडवाइस टू द पेशेंट। बहुत बार जब आप हिस्ट्री पे जाते हैं तो मरीज़ों ने अपने ब्लड टेस्ट भी 1-1, 2-2 महीने के लिए या 2-2 साल तक कभी भी नहीं करा के रखे होते हैं। सो एज़ यू नो कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी आजकल हैज़ बिकम क्वाइट रैम्पेंट थिंग कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे हैं दे आर डेफिशिएंट इन द विटामिन डी एंड B12। सो आई थिंक इसको भी रूल आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार मसल्स की कमज़ोरी इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी रहती है। एंड ऑफ कोर्स अ बेसिक एक्सरे इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जब एडवांस स्टेज ऑफ डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है देन आपकी रीढ़ की हड्डियों के बीच का जो गैप होता है जिसको हम डिस्क स्पेस बोलते हैं, इवन दैट स्टार्ट्स टू गेट्स रिड्यूस्ड। एंड ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि आई थिंक द डिस्क की जो प्रॉब्लम है कि प्रोलैप्स की जो स्टेज है, दैट अकॉर्डिंगली वी हैव टू ट्रीट देम। और ये तो बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन थी। लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का मैं बोलूँगा कि जो ये पोस्चरल चेंजेस हो रहे हैं, जो भी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन राइट नाउ, क्या ये खाली पोस्चरल डिफेक्ट है? क्या हम सीधे बैठना चालू कर दें, या जैसे हम अपने कंधों को हमेशा श्रक करके रहने लग गए हैं तनाव की वजह से, थोड़ा ढीला छोड़ दें, इन सब चीज़ों से ठीक हो जाएगा, या ये स्ट्रक्चरल इश्यूज बन जाते हैं ओवर टाइम? सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें समझने की ज़रूरत है। सिंपल एग्जांपल से, जब कार का टायर घिसने लग जाता है, सो अगर इनिशियल स्टेज के ऊपर इफ़ यू स्टार्ट मेंटेनिंग इट वेल, है ना, तो एडवांस स्टेज की घिसावट से हम उस चीज़ को रोक सकते हैं। सेम थिंग अप्लाइज मैकेनिकली। अगर हम बात करें, अगर आपकी समस्या सिर्फ शुरुआती स्टेजेस के अंदर है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू ट्रीट देम, बिकॉज उसमें कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेज आपकी बोन्स के ऊपर नहीं आता या आपकी जोड़ों पे नहीं आता। इट इज़ ओनली द सराउंडिंग मसल्स या मांसपेशियाँ, जब आप उनको स्ट्रेंथन करना शुरू करते हैं। सिंपल चीज़ों से शुरुआत अगर हम करें तो टेकिंग फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, यानी कि अपने रोज़मर्रा के काम के अंदर, जैसे मैं अपने मरीज़ों को हमेशा बोलता हूँ, स्टार्ट अप्लाइंग अ टाइमर। अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, चाहे आपके पास स्मार्ट वॉच है, स्मार्टफोन्स हैं, टाइमर लगाइए 45 मिनट का, 40 मिनट के बाद में स्टार्ट टेकिंग अ ब्रेक। जब आप 5 मिनट के लिए भी रेगुलर स्ट्रेचेस करने लग जाएंगे, इट विल हैव अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द मसल हेल्थ के लिए आपकी। सेकेंड थिंग, आई थिंक आई डेफिनेटली एडवाइस ऐसे पेशेंट्स को कि आपकी जो सिटिंग पोस्चर है, अपना वर्क स्टेशन ज़रूर चेंज करें। आप हमेशा टेक द एक्सपर्ट एडवाइस कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द लैपटॉप, जो डेस्क की है कहाँ पे उसको रखना है, आपकी नेक बेंडिंग जिससे ज़्यादा ना हो पाए। कभी कभी आई थिंक वी नीड टू गिव देम अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चरल ब्रेसेस, जिसको हम पोस्चर करेक्शन ब्रेस भी बोलते हैं। सो जैसा हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द ड्रूपिंग ऑफ द शोल्डर्स, सो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट कॉमन थिंग जो सर्वाइकल के पेशेंट्स में डेवलप होने लग जाती है। एंड आई थिंक काफ़ी बार ओपीडी के अंदर पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं विद द शोल्डर पेन, एंड व्हेन यू एक्चुअली एग्जामिन देम तो उनकी जो मेन समस्या है वो सर्वाइकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ओरिजिनेट हो रही है। सो आई थिंक स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ रहता है उन पेशेंट्स के लिए जिनके काफ़ी लंबे वर्किंग आवर्स हैं। आई थिंक एक पॉइंट आपने बहुत काम का बोला कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ब्रेक लेना चाहिए, आप अपने टाइमर लगाएं। बट प्रॉब्लम ये है कि टाइमर तो सब लगाते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो उठ नहीं पाते या वो चलते नहीं है, वो उसको बंद करके फिर दूसरा काम करना चालू कर देते हैं, या फिर अपना कोई सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ देखना चालू कर देते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। या सो आई थिंक इसीलिए वी हैव टू बी मोर, जैसे हम बोलते हैं हमारे डिफेंस के लिए, आर्मी के लिए, सो वी हैव टू बी मोर स्ट्रिक्ट एंड वी हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल, जैसे सिंपल अगर हम बात करें कि लंबी रेस के अंदर वही घोड़ा टिकता है हु मेंटेन हिमसेल्फ, है ना। सो आपकी बॉडी और हेल्थ अगर आपका साथ छोड़ देगी, सो नो मैटर हाउ मच मनी यू आर मेकिंग, इट डजंट हैव अ नो रोल आफ्टर 10 ईयर्स। अगर आपके जॉइंट्स जवाब देने लगे, आपकी हेल्थ जवाब देने लगे, सो आई थिंक वो डिसिप्लिन हमें खुद अपने आप में लाना होगा।
टेकिंग फ्रीक्वेंट ब्रेक्स हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम अपने किसी भी बड़ी समस्या से बचें. एंड अचीविंग अ गुड हेल्थ इज आई थिंक द बिगेस्ट सैलरी व्हाट वन कैन ऑफर टू हिमसेल्फ. With this point, we'll move into the next section, which is slightly an extension of what we just spoke. कि 30 साल से जो ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं उनमें मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज जो आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं इतने ज़्यादा. थोड़ा सा हमने टच कर भी लिया लाइफस्टाइल और ट्रेंड्स की वजह से, बट और क्या क्या आपने इनिशियली बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बोली थी कि यंग लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है. वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को आपको घुटनों में आवाज़ आ रही है ऊपर नीचे चलते हुए, बड़ों में ही नहीं अब छोटों में भी आने लग गई है. तो ये आपको क्यों लग रहा है? एक तो ऑफ कोर्स हमारे बैठने की वजह से कि हम एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, हमारा मसल जो है वो डी ग्रो कर रही हैं, या फिर उसमें हम देख रहे हैं कि सार्कोपीनिया हो रहा है जैसे बोलते हैं मेडिकली. तो आई थिंक उनका कारण आपको क्या लगता है अदर देन जस्ट इमोबिलिटी और इनफ्रीक्वेंट मोबिलिटी और इकोसिस्टम, या सब कुछ मिला के एक साथ? सो इट्स अ गुड क्वेश्चन बिकॉज आई थिंक एक ये भी चीज़ चेंज, अगर आप अपने गांव की लाइफ में जाएंगे, विलेज की लाइफ में जाएंगे, आज से अगर हम 40 से 50 साल पहले की बात करते हैं, इंडिया कैसा था. सो इंडिया में कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती थी. सबसे कॉमनली स्क्वाटिंग करना, जो हम इंडियन टॉयलेट्स की बात करते थे. आदमी आई थिंक मैक्सिमम लोग इंडियन टॉयलेट्स यूज़ करते थे. रिपीटेड स्क्वाटिंग होती थी. पालती मार के बैठना, क्रॉस लेग सिटिंग हम जिसको बोलते हैं. तो चाहे वो खाने के लिए होता था, चाहे वो पूजा करने के लिए होता था, चाहे किसी भी और रोज़मर्रा के काम के अंदर आदमी खेती करने जाता था तो ये सब काम बहुत बार करता था. सो आई थिंक नीज़ के लिए पर से अगर मैं बात करूं, सो रिपीटेड स्क्वाट्स एंड क्रॉस लेग सिटिंग आपके अंदर की कुशन जो घुटने की होती है जिसको मेनिस्कस बोलते हैं. सो आई थिंक उसकी रिपीटेड लोडिंग होती थी. सो लोडिंग हमारे स्ट्रक्चर्स पे होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. एंड ये आई थिंक कहीं ना कहीं एक्टिविटी हमने टाइम के साथ में हमारी बंद हो गई, मॉडिफिकेशन आ गई लाइफस्टाइल के अंदर. और आई थिंक उसका कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं वो अब हमें देखने के लिए मिल रहे हैं. बिकॉज अगर हम रूटीन लाइफ की बात करें, चाहे हम ड्राइव कर रहे हैं, चाहे हम स्टडी आवर्स में बैठ रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, या जो आईटी पॉपुलेशन है जो कि डेस्क के सामने बैठी है, या इनफैक्ट डॉक्टर्स भी, तो हमारी जो मैक्सिमम बेंडिंग नीज़ की हो रही है डैट इज़ तकरीबन 90 से 100 डिग्री. उससे ज़्यादा हम अचीव नहीं कर रहे हैं. कभी कभार जब हमारे घर में पूजा हुई, जब हम नीचे बैठे या कोई काम करने के लिए किसी ने बुलाया, जब हमने इंडियन स्क्वाट या इंडियन टॉयलेट यूज़ कर ली, उस दिन के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे घुटने तो जवाब देने लग गए हैं. उसका रीज़न यही है बिकॉज ये फ्रीक्वेंट करने वाली एक्टिविटीज़ को हमने इतना ज़्यादा इनफ्रीक्वेंट कर दिया कि हमारी बॉडी उस हिसाब से अडाप्ट कर गई है. हमारे जो कुशंस थे, एंड बीइंग अ स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट आई कैन टेल यू द अमाउंट ऑफ मेनिस्कस टीयर्स, यानी कि जो गद्दियों का फटना है, that has become so common in younger population. Sometimes it is gym related, sometimes it is activity related, लेकिन आई थिंक उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि हमारी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है. बिकॉज कभी कभार किया हुआ जुम्बा डांस, कभी कभार किया हुआ स्टेज की क्लाइंबिंग, एंड आई थिंक कभी कभार की हुई हवन हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाता है बिकॉज हमारा जोड़ उसके लिए आदी नहीं था. एंड वो एक्टिविटी उस दिन करने के बाद में ही ये सब दिक्कतें फिर शुरू होती हैं. सो आई थिंक ये जो ट्रेंड हमारा चेंज हुआ है लास्ट 50 साल के अंदर, जहाँ पे हम ये बहुत फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज़ करते थे, अपने खेत तक जाने के लिए 3 किलोमीटर की वॉकिंग करते थे, दिनचर्या में कम से कम 8 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये सब अच्छी चीज़ें छोड़ करके जब हम कंफर्ट की तरफ गए हैं तो आई थिंक उसका बदला हमारी बॉडी हमसे खुद ही ले रही है. बिल्कुल. और आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि क्योंकि हमारी मसल्स और बॉडी अब यूज टू नहीं रही हैं रेगुलर एक्टिविटी की, तो ये जो स्ट्रेन्यूअस एक्टिविटी जो हम सोचते हैं कि चलो आज कुछ फुटबॉल खेल के आते हैं या आज एकदम से क्रिकेट खेल लेते हैं, तो आई थिंक सडनली वो जो स्पर्ज ऑफ एक्टिविटी होती है, मसल्स और जो जॉइंट्स हैं वो उसको यूज टू नहीं होते, और तभी जो आप किक करने की कोशिश करते हो फुटबॉल, सबसे पहले और सबसे कॉमन आई एम श्योर आप भी देखते हो कि मेनिस्कल टेयर. सो उसका आई थिंक रीज़न ये है, काफ़ी बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं एंड दे टेल कि सर मैं बहुत ही इनफ्रीक्वेंट खेलता हूँ, मैं सिर्फ वीकेंड्स पे जाके खेलता हूँ, मुझे यहाँ पे दर्द होने लग गया. तो चांसेस ऑफ हैविंग अ टीयर्स और इंजरीज बिकम मोर कॉमन. सिंपल अगर हम बात करें मैराथन रनर्स की, आज किसी दिन मेरे को सिर्फ एक ऐड दिखा कि एक हाफ मैराथन है, एंड बिना प्रिपरेशन के, बिना अपनी बॉडी को तैयार किए, बिना स्टेमिना डेवलप किए अगर मैंने वो मैराथन रनी, एंड उसके बाद काफ़ी सारे पेशेंट्स फिर हमारे पास ही आते हैं विद कंप्लेंट्स ऑफ बोन पेन्स, मसल एक्स, एंड 2 दिन के लिए वो अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहे. सो उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये रहता है बिकॉज आपकी मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग ही नहीं थी, आपने मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करी ही नहीं, आपके जोड़, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर थी और आपने उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेन डाल दिया.
और इतना प्रेशर वो सह नहीं पाते। सो आई थिंक इसी वजह से लोगों को एकदम से सिम्टम्स एक्यूट ऑनसेट होते हैं कि कल तक बिल्कुल ठीक थे, मैराथन भागने के बाद से आज हम बिस्तर पकड़ गए। सो आई थिंक इसका रीज़न यही है। ठीक है। और इसमें हमारी जो खाने की आदतें हैं या किस हिसाब से हमारा पौष्टिक आहार एक्चुअली कम हो गया है, हम ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना खाने लगे हैं, उसका कितना बड़ा रोल है? सो आई थिंक उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है, बिकॉज जैसा मैंने शुरुआत में भी बोला था कि ओबेसिटी हैज़ बिकम सच अ बिग एपिडेमिक हमारे कंट्री के अंदर, डेट एवरी थर्ड और फोर्थ पर्सन यू सी इन अ हाउस होल्ड या आपकी फैमिली के अंदर ही इज़ ओबीस। एंड मोटापे का कहीं ना कहीं रीज़न एंड उसका नुकसान हमारे जोड़ों के ऊपर, मसल्स के ऊपर एंड ओवरऑल अगर हम अपनी हेल्थ की बात करें तो उसके ऊपर काफ़ी डीप इम्पैक्ट करता है। एंड जैसा मैंने टर्म पहले भी यूज़ किया था मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, जिसके अंदर मल्टीपल डिजीज़ेज़ आपको एक साथ इम्पैक्ट करती हैं एंड उसका जो रीज़न है दैट इज़ ओबेसिटी, इट इज़ क्वाइट कॉमन। एंड येस, ओबेसिटी का मतलब ये नहीं कि हर एक मोटा आदमी अनहेल्दी है, बट एक डिसप्रोपोर्शनेट फैट गेन होना एंड उसके साथ में सेडेंट्री लाइफस्टाइल करना, यानी कि किसी किसी का पेट बहुत ज़्यादा निकला है, ऊपर की अपर बॉडी इतनी ज़्यादा वीकेंड अप है, लोअर बॉडी इतनी ज़्यादा वीकेंड अप है, फैट डिपोजिशन एक सेगमेंट पे बहुत ज़्यादा है जिसको हम डिसप्रोपोर्शनेट डिपोजिशन कहते हैं। सो आई थिंक वो एक रीज़न ज़्यादा बड़ा है हमारे डायबिटीज़ के ऑनसेट के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए जो हमारा हार्मोन है, और यही सब चीज़ें फिर आपके इम्पैक्ट करती हैं ओवरऑल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर भी। ठीक है। और इसमें आपने इनिशियली टच किया था कि विटामिन डेफिशिएंसीज, कैल्शियम डेफिशिएंसी और आई थिंक प्रोटीन, ये तीन तो सबसे बड़े जो है न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें चाहिए, बट इसके अलावा भी कुछ ज़रूरत है कि हम अपनी बैलेंस डाइट कैसे खाएं, क्या खाएं? हमारी बॉडी को सारी चीज़ों की ज़रूरत है। इनफैक्ट अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, चाहे वो फैट्स की बात करें या प्रोटीन्स की बात करें, सो ईच एंड एवरी कंपोनेंट हैज़ एन इक्विवेलेंट रोल। इसलिए पहले हमारा जो असर या जो काफ़ी जोर रहता था दैट वाज अपॉन द बैलेंस डाइट, ना कोई चीज़ ज़्यादा हो ना कोई चीज़ कम हो, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं दे आर वेरी वेल अडेप्टेड। चाहे हम लिवर की बात करें, चाहे हमारे जो छोटे माइक्रो लेवल के अंदर हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें, सो आई थिंक इतने अच्छा बिल्डिंग फ्रेमवर्क है। लेकिन अगर आप रोज़मर्रा के अंदर किसी भी चीज़ को डेफिशिएंट रखेंगे दैन उसका मेजर इम्पैक्ट ज़रूरी नहीं है कि तुरंत हो, बट लॉन्ग लास्टिंग ज़रूर हो सकता है। मे बी अराउंड 1 महीने के बाद में यू स्टार्ट फीलिंग। एंड उसके अंदर आई थिंक जो मोर कॉमन आजकल जो हम विटामिन की बात करते हैं, जिसके अंदर विटामिन डी एंड B12, सो दोनों का ही रोल हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे बहुत ज़्यादा है। डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होने लग गई है। काफ़ी बार ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनका विटामिन जी जांच कराते हैं, उनके शरीर में सिर्फ 1 या 2 विटामिन डी रह गया होता है, सीवियर बैकएक, सीवियर बोन पेन्स के साथ में। सो आई थिंक इनको भी टाइमली जांच कराना एंड साथ में एक रेगुलर हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और हाउ इम्पॉर्टेंट or what important role do hormones play, specifically let's say in females, right? Because after menopause we know osteoporosis in females, the possibility and probability is much higher than males of the same age. Even in younger age, how important and what one needs to look at when it comes to hormonal health? So it is quite important, specifically females के अंदर if we touch the first topic that is post menopausal osteoporosis हम जिसको बोलते हैं। So ऐसी females के अंदर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर आपकी बोन के सपोर्टर कहलाते हैं आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए। एंड जैसे ही मेनोपॉज फीमेल्स को हिट करता है उसके बाद इन हार्मोन्स का लेवल ड्रास्टिकली कम हो जाता है। So that is why we sometimes offer these patients in osteoporosis treatment, and इसलिए ज़रूरी भी रहता है कि टाइमली इनका बोन डेंसिटी स्कैन या डेक्सा स्कैन भी किया जाए, बिकॉज एक टाइमली मैनर के अंदर अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करते हैं देन ऑफकोर्स आपकी जॉइंट्स की हेल्थ और आर्थराइटिस को प्रिवेंशन में इसका काफ़ी बड़ा रोल है। सेकेंडली अगर हम बात करें आजकल एडोलेसेंट फीमेल्स की, जिसके अंदर आजकल हार्मोनल इम्बैलेंसेस, अगेन इट इज़ मोर और लेस स्ट्रेस रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड, एंड जैसे आपने टर्म सुने होंगे PCOD है, किसी के पीरियड्स काफ़ी रेगुलर हैं, तो इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ओवरऑल बोन हेल्थ के ऊपर, मसल्स हेल्थ के ऊपर एंड आपके मेंटल स्ट्रेस के ऊपर। बिकॉज अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, यू आर हैविंग एन एक्सेसिव ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग है, ऐसे पेशेंट्स बहुत कॉमनली एनीमिक होते हैं, हीमोग्लोबिन कम रहता है, या अगर जिनकी साइकिल्स रेगुलर नहीं आ रही होती दे स्टार्ट डेवलपिंग अनदर सिम्टम जिसको हम फाइब्रोमाइल्जिया एक टर्म होता है, विच इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल ट्रिगर पॉइंट्स, मल्टीपल स्ट्रेस एरियाज, बोन एक्स होना, मसल एक्स होना, एंड कहीं ना कहीं अगर हम इसके बैकग्राउंड पे जाएंगे सो इवन दैट इज़ क्वाइट रिलेटेड टू आवर मेंटल हेल्थ।
अगर हमारा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, एग्जॉशन ज़्यादा है एंड वी आर नॉट एक्सरसाइजिंग और डूइंग फिजिकल एक्टिविटी वेल, देन आई थिंक उन लोगों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा देखने के लिए मिलता है. एक और इस सेक्शन का पॉइंट है विच इज़ एंड वी टच्ड अ लिटिल बिट ऑन इट विच इज़ सार्कोपीनिया. Yeah. तो कि और ये जनरल एक नोशन है कि 30 साल के बाद या 40 साल के बाद, अब क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है तो 30 हो गया है, जनरली हमारी मसल वेस्टेज या लॉस चालू हो जाता है. इज़ देयर अ वे टू स्टॉप दैट, नंबर वन. नंबर टू, कि क्या हम लाइफस्टाइल बदलाव से उसको बदल सकते हैं, या ऐसा है कि वो कभी वापस हमारा आ ही नहीं सकता, या हम मसल को 30-40 के बाद हम बढ़ा ही नहीं सकते. So I think after 25 years our body starts degrading, degenerate करने लग जाती है. कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स जो हमारे चिकनाहट, अगर हम जॉइंट्स की बात करते हैं, लुब्रिकेशन के लिए जो परत रहती है दैट इज़ मेड अप ऑफ कोलाजन, एंड सेकेंडली जो मसल्स फाइबर्स होते हैं उसके अंदर भी जो कोलाजन रहता है, तो आई थिंक इसका प्रोडक्शन टाइम के साथ में धीरे धीरे कम होता जाता है. इसी को बचाने के लिए इफ़ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग वेल, मसल्स को अगर आप स्ट्रेंथ नहीं कर रहे तो मसल्स एट्रोफी या मसल वेस्टिंग यानी कि मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना, दैट एक्चुअली हैपन्स. इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है तो आपके मसल्स को स्ट्रेंथनिंग टाइमली करना, उसका प्रोडक्शन यानी कि कोलाजन जो हमारा बेसिक फ्रेमवर्क रहता है उसका प्रोडक्शन मेंटेन करके रखना, एंड हमारे जोड़ों के लिए जो ग्रीस हम जिसको बोलते हैं आम शब्दों के अंदर, उसका लुब्रिकेशन प्रॉपरली चलता रहे. तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी दिनचर्या के अंदर फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें. इसमें एक क्वेश्चन है, बहुत हमने सुना है कि चिकनाहट के लिए, जोड़ों के लिए पहले बोलते थे कि घी खाओ, उसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है. एंड आई थिंक इवन व्हेन आई गो टू स्पीक मल्टीपल जगह पे, तो ये गलत धारणा है लोगों के अंदर कि घी बिल्कुल ही बंद कर दीजिए. इनफैक्ट मॉडरेट अमाउंट ऑफ घी, मॉडरेट अमाउंट का मतलब होता है 1-2 चम्मच इफ़ यू आर टेकिंग इट इन योर डाइट. लेकिन इसमें ज़रूरी ये चीज़ है कि आपका लिपिड प्रोफाइल उसमें हैम्पर नहीं होना चाहिए. अदर कोमोबिडिटीज़ यानी कि आपको कोई शुगर की समस्या, बीपी की समस्या, जहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट करने के लिए गया गया है, और नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल एक्चुअली कैन टेक घी. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम घी खाएंगे तो हमारे लिए और भी ज़्यादा नुकसान करेगा. मतलब नॉर्मल में, बैलेंस डाइट में सब कुछ खाएं, अच्छे से खाएं, Exactly. खूब एक्टिविटी करें, लाइफस्टाइल अपना थोड़ा सा सुधारें. आई थिंक ये अगर काम अच्छे से करते हैं तो जनरली यू लिव अ हेल्दी लाइफ. करेक्ट. तो अब अगले सेक्शन में हम चलते हैं जहाँ पे हम लोगों के जो FAQs हैं या उनके मन में जो भी सवाल हैं, या थोड़ी सी मिथ्स हैं या जो धारणाएं हैं जो सही या गलत हैं, उनको थोड़ा सा डिबंक करेंगे, उनको समझेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, ताकि हमारी टीम जिसने मेहनत की है क्वेश्चन इकट्ठे करने की, उनका भी काम दुरुस्त हो जाए. Sure. सो पहला क्वेश्चन है, अगर स्लिप डिस्क है तो क्या मैं जिम कर सकता हूँ? यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं. स्लिप डिस्क एक मनाही नहीं है किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए, बट ऑफ कोर्स हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे. जैसे कुछ पेशेंट्स मेरे पास में आते हैं कि सर मैं डेडलिफ्ट्स बहुत करता हूँ, उसके बाद मुझे स्लिप डिस्क हो गया. सो मैं उन्हें हमेशा बोलता हूँ कि ऐसी कौन सी ज़रूरत है कि आपको डेडलिफ्ट्स के साथ ही मसल्स को स्ट्रेंथ करने की है, या आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. एक ही मसल्स को आई थिंक एक्सरसाइज करने के लिए देयर आर मल्टीपल वेज. जहाँ पे भी इंजरी प्रोन होना है या इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आई थिंक विदाउट एनी एक्सपर्ट सुपरविजन के वो काम ना करें, और बेटर है अवॉइड करें. अगर आपको कमर से रिलेटेड या स्लिप डिस्क की समस्या है तो आई थिंक वो आपको एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. बट अगर आपको अपर बॉडी स्ट्रेंथ करना है, कार्डियो की कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, लोअर बॉडी वर्कआउट करना है, तो डेफिनेटली दे कैन कंटिन्यू विद देयर जिम एक्टिविटीज़. परफेक्ट. दूसरा, अगर स्टेयर्स में ज़्यादा चढ़ता हूँ या चढ़ता हूँ उससे मेरे घुटने खराब हो सकते हैं. सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं मिथ है. घुटने खराब सीढ़ी चढ़ने उतरने से बिल्कुल नहीं होते. लेकिन अगर आपको घुटने के अंदर समस्या आने लग गई है, स्पेसिफिकली कटोरी वाला हिस्सा, नी कैप से रिलेटेड दिक्कतें, क्योंकि एक टर्म होता है जिसको हम कॉन्ड्रोमलेशिया बोलते हैं, यानी कि कार्टिलेज की या चिकनाहट की थिनिंग होना. एंड काफ़ी बार कॉमनली पेशेंट्स के अंदर शुरुआत पटेलोफीमोरल या नी कैप से रिलेटेड कंपार्टमेंट से पहले होती है. लोगों को यही समस्या होती है कि मैं बहुत ज़्यादा देर एक जगह बैठ गया, जब चल के शुरू करता हूँ तो मेरे इनिशियल कुछ स्टेप्स के अंदर मुझे दिक्कत है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत है. तो आई थिंक हमें समझ जाना चाहिए कि यह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे नी कैप या कटोरी से रिलेटेड है. अगर ये समस्या आपको आने लग गई है तो आई थिंक इट इज़ बेटर टू अवॉइड. लेकिन एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के लिए स्टेज क्लाइम या डिसेंड करना, और अगर आपके मसल स्ट्रेंथ अच्छे हैं, स्पेसिफिकली हमारी फ्रंट की जो थाई मसल जिसको हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, इट इज़ वेरी पावरफुल, देन ऑफ कोर्स उसमें कोई मनाही नहीं है, यू कैन कंटिन्यू डूइंग इट. ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था. अगला
सबसे इम्पोर्टेंट, और ये मेरे को भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, जब जॉइंट पेन हो तो आइस लगाएं या फिर गर्माहट दें उसको? सो आई थिंक इसका भी सिंपल आंसर है, एनी एक्यूट स्टेज, यानी कि कोई भी चोट लगी आपको या घुटना सूजा पड़ा है, स्वेलिंग है, सो हमें वहाँ पे ब्लड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने उस टाइम पे हीट थेरेपी करी तो आई थिंक वो ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ाएगी, सूजन ज़्यादा बढ़ेगी। सो सिंपल सा फंडा आपको समझना है, कभी भी एक्यूट सूजा हुआ कोई भी जॉइंट है, ऑलवेज अप्लाई आइस पैक्स ओवर दैट एरिया, जिससे कि वो स्वेलिंग कम हो सके। कोई भी क्रोनिक सिचुएशन है, मसल्स एक्स हैं, स्ट्रेन्स हैं, जहाँ पे सूजन आपके नहीं है, देन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई द हीट थेरेपी। मॉर्निंग में बैक दर्द या स्टिफनेस नॉर्मल है? सो आई थिंक बिल्कुल नहीं है, एंड आई थिंक इसका मैंने आपको द स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक ही हमने डिस्कस किया था, बैक एक एंड स्टिफनेस गेटिंग अप, यानी कि जब आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा फ्रेश होनी चाहिए, अगर उसके अंदर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, बैक सोरनेस है, आइदर इट इज़ रिलेटेड टू योर मैट्रेस, आइदर इट इज़ रिलेटेड टू योर सम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, तो आई थिंक ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, एंड आपको जाकर के ज़रूर अपने स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। ठीक है। क्या जॉइंट पेन परमानेंटली ठीक हो सकता है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स येस। जॉइंट पेन अगर शुरुआती स्टेज के अंदर ही टैकल हो जाता है, अर्ली स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस में टैकल हो जाता है, देन ऑफ कोर्स वी कैन डिले द ऑनसेट ऑफ द एडवांस स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसके अंदर देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें फिजिकल थेरेपी, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, इफ़ रिक्वायर्ड फ्यू सप्लीमेंट्स ऑल्सो, जिसके कि आपकी चिकनाहट की परत या जो लुब्रिकेशन है उसको मेंटेन कर सकें, एंड ऑफ कोर्स कीपिंग अ चेक ऑन योर वेट, यानी कि अपने आप को ओबीज नहीं होने देना। सो ये मल्टी फैक्टोरियल अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, देन ऑफ कोर्स इस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और आगे बढ़ने से ज़रूर रोक सकते हैं। अगला सवाल एक सवाल और मिथ टाइप का है। लोग का क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज करने से पेन बढ़ता है तो आराम ही बेहतर है। सो आई थिंक बिना किसी एफर्ट के कोई चीज़ अचीव नहीं होती। इनिशियली इफ़ वी स्टार्ट डूइंग समथिंग, हमेशा एक्स एंड पेन्स होंगे, चाहे हम वर्कआउट की बात करें, चाहे हम पढ़ाई की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें। सो आई थिंक हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान पहले होता है, बट लॉन्ग टर्म अगर हमें फ़ायदा देखना है, सो आई थिंक इट इज़ मच बेटर टू कंटिन्यू। एंड ये भी मुझे लगता है कि ये मिथ है कि अगर मुझे दर्द होने लग गया, काफ़ी बार इनफैक्ट ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि मैंने तो जिम करना शुरू किया, मैंने 3 दिन में बंद कर दिया, बट हमें गिव अप नहीं करना है, बिकॉज शुरुआती टाइम पे योर मसल्स टेंड्स टू अडाप्ट, वो टाइम लेती हैं, क्योंकि इतने दिनों से जो चीज़ हिली नहीं होती, जब आप उसको हिलाने की कोशिश करते हैं, देन ऑफ कोर्स एक्स एंड पेन्स आते हैं, मसल्स फाइबर्स फटते हैं, बट जब इवेंचुअली इफ़ यू डू इट परसिस्टेंटली, अगर कंसिस्टेंट एफर्ट्स रहता है, देन ऑफ कोर्स थिंग्स बिकम्स मच ईजियर। जैसे सिंपल शब्दों में मैं कहूँ कि अगर हम शुरुआत में वॉकिंग या रनिंग करनी शुरू करते हैं, पहला 2 किलोमीटर हमारे लिए भागना बहुत मुश्किल होता है, शायद शुरुआत के 1 हफ्ते के अंदर वो चीज़ अचीव करने में मुझे आधा घंटा लगे, बट इफ़ यू डू इट परसिस्टेंटली, हमारे बॉडी का सिस्टम, स्टैमिना, एवरीथिंग इम्प्रूव्स, एंड वही काम करने में फिर आपको मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं। सो आई थिंक इट इज़ द परसिस्टेंट एफर्ट विच वी शुड कंटिन्यू। और अगर नी पेन हो और बैक पेन हो या और भी कहीं रिस्ट ट्विस्ट हो गया हो या दर्द हो रहा हो या पैर में, तो उसमें सपोर्ट पहनना चाहिए? फॉर इनिशियल पीरियड्स येस, अगर आपका वो स्ट्रेन ज़्यादा है, पेन अराउंड द जॉइंट ज़्यादा है, एंड दैट पेशेंट इज़ नॉट फिट, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए, एंड दैट पेशेंट इज़ नॉट फिट, बहुत ओल्ड एज है, देन ऑफ कोर्स सम अमाउंट ऑफ सपोर्टिव जो ब्रेसेस रहते हैं दैट वी कैन वेयर, सो दैट योर वॉक बिकम्स मोर कंफर्टेबल। बट हमें समझने की ज़रूरत है कि लॉन्ग टर्म यूसेज इनका ठीक नहीं है, बिकॉज एक तरफ तो हम अपने जोड़ों के आसपास की मांसपेशियों को ग्रो करने की, स्ट्रेंथ करने की बात कर रहे हैं, एंड सेकेंडली विद द यूज़ ऑफ सच ब्रेसेस उनकी ग्रोथ रुक जाती है, बिकॉज उनको लगता है कि जब हमारा काम ही नहीं है, जब सारा का सारा लोड हमारा ब्रेस के थ्रू जा रहा है, तो आई थिंक उनकी स्ट्रेंथ और एक्टिविटी दोनों के दोनों रुक जाती है। सो लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए नहीं, बट शॉर्ट टर्म आई थिंक जब आपको पेन ज़्यादा है या वॉकिंग करने के लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत है टिल द टाइम यू आर वर्किंग अपॉन योर मसल्स, तो येस। 30 साल के बाद सप्लीमेंट्स लेना मैंडेटरी है, लेना ही चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। आई थिंक एक हेल्दी इंडिविजुअल विद अ विद गुड बैलेंस डाइट अगर हमारी है, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि हमें सप्लीमेंट्स ही लेना है, कि हम उसके बिना गुजारा नहीं कर सकते। इसके भी अब सिंपल सी आंसर, अगर आज से 50 साल पहले कितने सप्लीमेंट्स हैं? क्या लोग अपना वर्कआउट नहीं कर रहे थे या अपना ऑफिस का काम नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। हमारी हेल्थ अच्छी थी, हमारी डाइट भी अच्छी थी, हमारी दिनचर्या अच्छी थी। सो आई थिंक मैं इस चीज़ को बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ कि सप्लीमेंट्स के साथ ही आपको रहना है। बट येस, अगर आपके टाइमली आपने टेस्ट कराने के बाद कोई भी डेफिशिएंसी आई है, तो उसको आई थिंक ठीक करना ज़रूरी है, एंड मे बी फॉर सम पीरियड आप सप्लीमेंट्स ज़रूर ले सकते हैं। अगला, मैं सिर्फ
वीकेंड पे एक्सरसाइज करता हूँ, क्या ये इनफ है? आई थिंक एक गलत तरीका है अपनी बॉडी को ट्रेन करने का, बिकॉज वीकेंड एक्सरसाइज का मतलब होता है कि अपनी बॉडी को आप ज़्यादा प्रोन कर रहे हैं इंजरीज़ के लिए। आपकी मसल्स की कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही और एक हफ्ते के अंदर एक बार जा कर के आप खेल रहे हैं या जिम की वर्कआउट कर रहे हैं, भागने के लिए आप 4 किलोमीटर निकल रहे हैं। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा इंजरी प्रोन करता है। इससे बेहतर है कि कंसिस्टेंटली एटलीस्ट हफ्ते में 4 से 5 दिन एक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्टिविटी या एक्सरसाइज आप ज़रूर करें एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिंज ड्रिंकिंग इज़ वेरी वेरी बैड, सिमिलरली बिंज एक्सरसाइजिंग कैन ऑल्सो बी बैड। येस डेफिनेटली, बिकॉज जैसा हमने एग्जांपल दिया था मैराथन रनर्स का, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट ट्रेनिंग योर बॉडी प्रॉपरली और एक दिन आप उठ करके सोचें कि मैं 4 किलोमीटर रन करके आ जाऊंगा, देन ऑफकोर्स उससे चांसेस ऑफ इंजरीज आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज योर मसल्स आर नॉट ट्रेंड, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो इतना स्ट्रेन एक ही बार में सह पाएँ। अगला है कि थोड़ा सा लोअर बैक पेन होता है या बीच में बैक में पेन होता है और ये नॉर्मल है। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बिकॉज किसी भी शरीर के अंदर इनफैक्ट अगर आपको सिग्नल्स आने लग जाएं दैट समथिंग इज़ नॉट राइट, जैसा हमने डिस्कस किया था कि एक से पेन्स आ रहे हैं, दर्द है, स्टिफनेस है एंड ये रोज़ फ्रीक्वेंटली आने लग गया है, देन आई थिंक इट इज़ नॉट नॉर्मल एंड ये ज़रूरी है कि आप अपने स्पेशलिस्ट को जाके ज़रूर दिखाएं जिससे कि ये टाइमली डायग्नोज हो पाए। अगला है कि लेग डे स्किप करना ठीक है? अपर बॉडी जो दिख रहा है उसको तंदुरुस्त बनाता हूँ। सो ये भी एक गलत जो एक तरीका है आई थिंक ट्रेनिंग का, और कोई भी एक अच्छा ट्रेनर जिम में होता है तो कभी भी इस चीज़ को एडवोकेट नहीं करेगा एंड इनफैक्ट डॉक्टर्स एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन्स तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि चलने फिरने के लिए आपकी सीढ़ी ऊपर नीचे उतरने के लिए यू कैन इमेजिन हमारे थाई मसल्स, हमारे ग्लूट्स मसल्स जो बटक्स के होते हैं, हमारा काफ मसल्स, पिंडलियाँ हम जिसको बोलते हैं, वो कितना काम कर रही होती हैं। अगर हम इन्हीं मांसपेशियों को कमज़ोर छोड़ देंगे, भले ही आपकी अपर बॉडी बहुत अच्छी दिखने में हो, लेकिन अगर आपके जोड़ों में ही दर्द आने लग जाएगा, आपके घुटने और आपकी एड़ियाँ जवाब देने लग जाएंगी, तो आप चलेंगे कैसे, आप सीढ़ी कैसे उतरेंगे? और आप इमेजिन करिए ऐसे बॉडी बिल्डर को जो सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहा। सो आई थिंक वो कोई भी नहीं चाहता। सो लेग्स का वर्कआउट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके अपर बॉडी या कार्डियक वर्कआउट की तुलना में। जो ओवर द काउंटर या बाकी सारे पेन किलर्स होते हैं उनको खा के मैं काम चला सकता हूँ, दर्द ठीक हो रहा है पेन किलर खा के तो मैं ठीक हूँ। सो आई थिंक ये भी एक शॉर्टकट है जो लोग यूज़ करते हैं एंड बहुत अब्यूज़ भी करते हैं एंड आई थिंक ये हमारी कंट्री के अंदर और भी ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज यहाँ पे ओवर द काउंटर ड्रग्स के ऊपर कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन नहीं है एंड इसलिए काफ़ी बार लोग एंटीबायोटिक्स या जो दर्द की जो समस्या है, इनफैक्ट कुछ नर्व से रिलेटेड मेडिकेशन बहुत ईजिली पा लेते हैं, बट एक गलत अप्रोच है और एक गलत तरीका है अपनी किसी भी समस्या को ठीक करने का, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं कोई सिम्टम या कोई लक्षण अगर आपको आ रहा है, रेदर देन कि आप उसको सप्रेस करें, दबाएं, वो ज़रूरी है कि पहले आप उसको डायग्नोस करें। काफ़ी बार ये गलती आई थिंक एक कॉमन दिनचर्या में हम करते हैं कि हम कोई ना कोई होम रेमेडी काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं एंड जब हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं या कभी एक्सरे होता है तो आई थिंक हम देखते हैं कि नुकसान तभी तक काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। किसी भी चीज़ को अब्यूज़ करना आई थिंक एक गलत तरीका है। 1 या 2 दिन के लिए आप दवाई ले रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो आई थिंक अपना ट्रीटमेंट ना करें और ज़रूरी है कि आप एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर जाके लें। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। लास्ट सेक्शन बट नॉट द लीस्ट, इसमें आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई वुड प्रॉब्ली थ्रो सम पॉइंटर्स एट यू। आपको थोड़ा सा टेक अवेज बताने हैं। अभी हमने बड़ा अच्छा डिस्कशन किया, बट फॉर एग्जांपल वो 5 पॉइंट जो जॉइंट केयर या स्पाइन केयर या बैक केयर के लिए आवर ऑडियंस शुड टेक होम। सो आई थिंक शुरुआती चीज़ के लिए फर्स्ट पॉइंट सबसे ज़रूरी मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, स्टार्ट टेकिंग योर हेल्थ सीरियसली। आई थिंक ये कॉमन जो चीज़ हम बहुत सुनते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आई थिंक आपकी हेल्थ के लिए आपके लिए टाइम कभी नहीं बचेगा। यू हैव टू फाइंड टाइम, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो। आई थिंक जस्ट गोइंग फॉर अ ब्रिस्क वॉक आफ्टर योर डिनर, सम टाइम यू हैव टू मूव योर बॉडी। आपको मोबिलिटी बना के रखनी है। अगर आप मूव नहीं करेंगे देन सारी की सारी बीमारियों को दावत आप खुद दे रहे हैं। सेकेंडली, स्टार्ट टेकिंग फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। जब हम लंबी दिनचर्या में बैठते हैं, ऑफिस आवर्स हमारे बहुत लंबे हैं, ड्राइविंग हमारी बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक हमारे लिए फ्रीक्वेंट ब्रेक्स का ऑप्शन लेना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एवरी 40 मिनट्स, जैसा मैंने बोला था कि स्टार्ट यूजिंग द टेक्नोलॉजी,
टाइमर लगाइए, चाहे अपना ड्रिंक्स ब्रेक हो जब आपको पानी पीना है, मेंटेनिंग योरसेल्फ अपना हाइड्रेशन बॉडी का। एंड सेकेंडली इसी टाइम को यूटिलाइज करें 5 मिनट के ब्रेक के लिए सिंपल से कुछ स्ट्रेचेस करके। चाहे अगर हम नेक की बात करें तो नेक के लिए सर्वाइकल के जो स्ट्रेंचनिंग या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं दे आर क्वाइट कॉमन एंड ईजी टू डू, जिसके अंदर आप सिंपल से बेसिक अपने नेक मसल्स को स्ट्रेच आउट कर रहे होते हैं। रिगार्डिंग द लोअर बैक तो हम जिसको हम एक्सटेंशन आर्च या स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस बोलते हैं वो करना ज़रूरी है। एंड थर्ड थिंग इज़ मूव योर बॉडी। आप चाहे ऑफिस के सबसे दूसरे कॉर्नर पे जाइए, किसी और कलीग से मिलिए, जस्ट मूव अराउंड, क्योंकि अगर आप मूव नहीं करेंगे, अपने जोड़ों को नहीं हिलाएंगे तो नो मैटर आप कितनी कैल्शियम, कितनी विटामिन डी, कितने सप्लीमेंट्स खा लें, बट आर्थराइटिस को आप बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक ज़रूरी है कि एक अच्छी डाइट लेना। ये डाइट एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोग भूल जाते हैं। जब ऑफिस आवर्स के अंदर बिजी रहते हैं तो आई थिंक लंच स्किप हो जाता है, ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं नेगलेक्ट रहता है। तो डाइट का भी उतना ही इक्विवेलेंट रोल है आपकी ओवरऑल फिटनेस के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, बिकॉज हमारे जोड़ों को भी, हमारे मांसपेशियों को, सभी चीज़ों को ज़रूरत है एक अच्छे न्यूट्रिशन की। अगर आपका न्यूट्रिशन पूरा नहीं होगा देन ऑफ कोर्स वो टीयर्स होना या मसल्स में बार बार स्ट्रेन पहुंचना तो ये कॉमनली रहता है। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डू योर रेगुलर मसल स्ट्रेंथनिंग। ट्रेनिंग आप ज़रूर करें, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। इफ़ समबडी लाइक्स योगा तो वो योगा ज़रूर करें, इफ़ समबडी लाइक्स ब्रिस्क वॉकिंग तो वो ब्रिस्क वॉकिंग ज़रूर करें, किसी को पसंद है जिम जाना तो वो जिम ज़रूर जाएं। लेकिन आई थिंक अपनी बॉडी को ट्रेन करना, मसल्स को वर्कआउट पे लेके आना वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है किसी भी फर्दर डिग्रेडेशन या आर्थराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। और अगर मेरे को यही 3 टेक अवे लेके जाने हैं डेस्क जॉब पे, जो एक इंसान 10 घंटे एक जगह बैठ रहा है, तो उसके लिए क्या क्या 3 बड़े क्रिस्प स्ट्रेचेस या एक्टिविटी आप बोलोगे या ड्यूरिंग द डे जो वो कर सकता है अपने ऑफिस में, ताकि उसको थोड़ा सा आराम मिले और वो उन 10 घंटों में भी कुछ ना कुछ अपना ख्याल रख सके? सो सबसे ज़रूरी चीज़, पहली चीज़ अपने शोल्डर के लिए। हमारे लिए ड्रूपिंग बहुत ज़्यादा कॉमनली हो जाती है जब हम स्क्रीन के सामने बहुत लंबे टाइम के लिए बैठते हैं। तो शोल्डर की रिट्रैक्शन एक्सरसाइजेस, यानी कि आप प्रोट्रूजन को रोक के रिट्रैक्ट कर रहे हो। सेकेंडली शोल्डर्स को श्रक्स करने वाला, जिससे हमारी ट्रेपीजियस मसल स्ट्रॉन्ग होती है। थर्ड थिंग इज सर्वाइकल का एक्सटेंशन, यानी कि एक्सटेंशन स्ट्रेच, साइड बेंडिंग जो स्ट्रेचेस हमारी रहती हैं इनको करना। सो आई थिंक शोल्डर एंड अपर बैक के लिए जैसे मैंने बताया कि दीज सिंपल स्ट्रेचेस एंड एक्सरसाइजेस ऑन अ रेपिटेशंस ऑफ 5 to 10, एंड ये आप 2 से 3 बार दिन के अंदर ज़रूर कर सकते हैं। सेकेंडली लोअर बैक के लिए स्पाइनल एक्सटेंशन, यानी कि कमर के हिस्से को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना, सो दैट इज़ इक्वली इफेक्टिव स्ट्रेच। एंड थर्ड इज़ हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स। जब हम हैमस्ट्रिंग्स के अंदर पैर को सीधा करके स्ट्रेच करते हैं, जो आपने स्पोर्ट्स पर्सन को देखा भी होगा कि अपने पैर को बिल्कुल स्ट्रेट नी को एक्सटेंशन के अंदर करके एंड हमारे कूल्हे को यानी कि हिप को फ्लेक्शन में करके इसको पूरा स्ट्रेच करना। सो आई थिंक ये 3 से 4 बेसिक स्ट्रेचेस आर प्रीटी गुड एंड आपको ओवरऑल फटीग में जाने से या मसल्स की बार बार एक से आपको बचाएंगे। क्या आप कोई 5 मिनट का एक रूटीन रिकमेंड कर सकते हो? जैसे आपने इनिशियली बोला कि वॉक करना भी काफ़ी ज़रूरी है, वॉक करना चाहिए, बट एनीथिंग दैट यू कैन रिकमेंड 5 मिनट में जो हम अपने ऑडियंस को बोल सकें कि एटलीस्ट ये 5 मिनट कर लो कि कुछ तो स्ट्रेचिंग कर पाओगे? सो आई थिंक जिनके ऑफिस में भी स्टेयर्स हैं, इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद योर नीज या आपके जोड़ों में कोई दर्द नहीं है, देन आई थिंक स्टेयर्स क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग इज़ प्रीटी गुड। दूसरी चीज़, अपने ऑफिस का सबसे दूसरा कोना, सबसे फादर्स्ट पॉइंट, आई थिंक उसके अंदर जाना, 3 से 4 चक्कर लगा के आना, एक सिंपल सी बेसिक चीज़ आप कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज़ जो कोर इंटेंसिटी आपकी एक्सरसाइजेज होती है, प्लैंक्स करना। सो इट इज़ नॉट कि आपकी बहुत ज़्यादा जगह लेगा। प्लैंक्स से एटलीस्ट आपके कोर मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं, ईजी टू डू, एंड आई थिंक 10 मिनट्स का भी आप इफ़ यू डू इट देन इट इज़ प्रीटी हेल्पफुल। तो आई थिंक जो भी एक्सरसाइजेज आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, ईजी टू डू हैं, सो आई थिंक हमें ऑफिस आवर्स में ज़रूर करनी चाहिए। सेम थिंग अप्लाइज उन लोगों के लिए जो बहुत लंबी डिस्टेंस ड्राइविंग करते हैं। सो ड्राइविंग के टाइम पे भी एंकल का स्ट्रेच करना, एंकल पंप एक्सरसाइजेज हम जिसको बोलते हैं, जिससे कि अपने काफ को आप स्ट्रेच कर सकें,
बिकॉज काफ़ी बार मैंने देखा है कि ऐसे पेशेंट्स में वेरिकोज वेन्स की या नसों की सूज जाने की दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं जब आपके पैर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए लटके रहते हैं, सूजन आने लगती है। सो ऐसे पेशेंट्स के लिए या मरीजों के लिए आई थिंक एंकल पंप एक्सरसाइजेज बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो ये सिंपल सा 2 मिनट का स्ट्रेच कर लिया जब तक आपकी रेड लाइट ऑन है। सो आई थिंक ये छोटी मोटी चीज़ें अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तब्दीली करेंगे तो आई थिंक वी कैन प्रिवेंट एनी फर्दर डैमेज से। Thank you so much, doctor. Last one takeaway for our audience, or last message to keep muscle and joint health durust. सो आई थिंक जो टैगलाइन अगर मैं देना चाहूँ तो आई थिंक इट विल बी कि कीप योर बॉडी मूविंग, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप चलते रहेंगे, मूव करते रहेंगे तो आई थिंक आपकी स्टिफनेस, एक्स एंड पेन्स एंड जो जोड़ों से रिलेटेड आर्थराइटिस है, आप सभी चीज़ों से दूर रहेंगे। कुर्सी को सिर्फ एक सपोर्ट बनाइए, कुर्सी को सबसे अच्छा दोस्त मत बनाइए, क्योंकि आप जितनी कंफर्ट लाइफ में जाते जाएंगे तो आई थिंक आपकी बॉडी उतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती जाएगी। सो इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट कि अपनी एक्सरसाइज, अपनी डाइट एंड रोज़मर्रा के अंदर कलीग से मिलिए, 10 लोगों से मिलिए। आई थिंक स्टेइंग लोनली इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड एडवाइस, क्योंकि आप जितना बाहर निकलेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे तो आई थिंक आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सभी चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। Thank you so much, doctor. This was very informative. हमें आपसे बात करके बहुत मज़ा आया एंड आई होप हमारे ऑडियंस ने भी काफ़ी कुछ सीखा है। आपने बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स हमारे को कुछ डिबंक किए, कुछ समझाए। जनरली जो आपने हमारे को एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल को लेके जो आपने प्रॉब्लम्स बताई और उनके सॉल्यूशंस बताए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर शो। थैंक यू डॉक्टर राजीव, एंड आई रियली एंजॉयड माय टाइम हियर एंड आई होप इस ऑडियंस के जो कुछ मिथ्स एंड कुछ एफएक्यूज हैं उनको उसका सही आंसर मिला होगा। एंड आई थिंक इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद काफ़ी लोग इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। थैंक यू। सो दोस्तों और दर्शकों, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज हमने जाना कि कैसे हमारी मोबिलिटी लाइफ को थोड़ा सा उत्साह के साथ चलाते रहना, खुद चलते रहना, अपने स्पाइन का, नेक का, शोल्डर का, बैक का कैसे ख्याल रखना से आप अपने हेल्थ को अच्छे से इंश्योर कर सकते हो। कैसे आप अपना थोड़े बहुत दिन के कामों में थोड़ा सा टाइम निकाल के, थोड़े से स्ट्रेचेस करके, थोड़ा अच्छा खाना खा के, थोड़ा सा दोस्तों के साथ बात करके, थोड़ा सा चल के आप अपनी रीढ़ की हड्डी को और जो मसल्स उसको सपोर्ट कर रही हैं उनको आप कैसे दुरुस्त रख सकते हो, कैसे उनको तंदुरुस्त रख सकते हो, और आप अपनी लाइफ को लंबा, हेल्दी और साथ में ही बहुत ही उत्साह से भरा हुआ बना सकते हो। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो। आई होप आपको ये शो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके बहुत सारे सवाल इसमें आंसर किए गए होंगे। आपको बाकी भी कोई सवाल है तो हमारे कमेंट्स में आप डाल सकते हैं। आप हमारे को बोलिए, हम आपको उनका जवाब देंगे। और हेल्थ से रिलेटेड अधिक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। वी विल कम बैक विद द नेक्स्ट एपिसोड। स्टे हेल्दी, stay safe.